हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं और 17 अगस्त 2023 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। 4:30 से 6:30 वाली जो शिफ्ट हुई है उसके बेसिकली हम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले वाले जितने भी वीडियोज है यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइज, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर है। पुलिस आरक्षक स्पेशल हमारी टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की। ओनली और 99 रुपीज़ में लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। और गाइज, ये जो पीडीएफ मिलेगी ये इसी टेस्ट सीरीज में बेसिकली देखिए यहाँ पर ये स्टडी मटेरियल वाले मिलेगी। बाकी जो हम स्पेशल टॉपिक पे जो पीडीएफ बना रहे हैं उन पीडीएफ की सभी को इसी टेस्ट सीरीज में हमने डाल दिया है, तो इसमें से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो ऑफर चल रहा है ये आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा, यानी कि 17 अगस्त को रात 12 बजे ये ऑफर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में दोबारा से ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 15 अगस्त ये कूपन कोड, अगर आप चाहते हैं कि इनरोल करें इसमें कर सकते हैं। क्लियर है। आज हमें सभी क्वेश्चंस पूरे के पूरे मिल चुके हैं एज इट इज क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से आज हमें क्वेश्चंस भेजे हैं। तो हमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस पता चल चुके हैं, जीके, करंट अफेयर, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग के। तो हम पूरे क्वेश्चंस आपको बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये सविता यादव जी जो कि गुना से हैं, इन्होंने 77 स्कोर किया है। राहुल सिंधे जी जो कि बुरहानपुर से हैं, इन्होंने 81 स्कोर किया है। अजय परिहार जी जो कि ग्वालियर से हैं, इन्होंने 58 स्कोर किया है। और आबिद शेख जी जो कि सीहोर से हैं, इन्होंने 70 स्कोर किया है। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें क्वेश्चंस बताए हैं, है ना। काफ़ी अच्छी तरीके से हमें क्वेश्चंस इन्होंने बताने की कोशिश की, उसकी वजह से हमें सारे के सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको 100% एक्यूरेट एनालिसिस दे पाएं। क्लियर है गाइस। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से इन नंबर पर जैसे एग्जाम सेंटर से निकले तुरंत से आप अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें, हम ताकि आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसके अलावा गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। देखिए जीके और करंट अफेयर के सब बेसिकली अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बना है, सिंधु नदी रिक्तिस्तान के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। तो सिंधु जो नदी है ये भारत में लेह जो है यहाँ से प्रवेश करती है, इसके माध्यम से प्रवेश करती है। यानी कि सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई लेह में ये बेसिकली भारत में प्रवेश करती है। तो यही पूछा है कि कहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है, तो लेह से करती है। लेह से कुछ दूरी पर भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इसकी बाईं ओर इसकी पहली प्रमुख सहायक नदी जास्कर नदी मिलती है। कश्मीर क्षेत्र के पाकिस्तानी प्रशासित क्षेत्रों में एक ही दिशा में 150 मील यानी 240 किलोमीटर तक सिंधु इसकी उल्लेखनीय सहायक नदी श्योक नदी के दाहिने किनारे पर मिलती है। श्योक के साथ इसके संगम के नीचे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा व प्रांत के कोहिस्तान क्षेत्र तक यहाँ काराकोरम श्रेणी, नंगा पर्वत मासिफ और कोहिस्तान उच्चभूमि की ढलानों पर बृहद ग्लेशियर जो हैं इनके द्वारा ये पोषित किया जाता है। और सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम मिलकर पाकिस्तान में मिथनकोट के पास सिंधु में ये बेसिकली प्रवेश करते हैं। अंत में सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये डिटेल है, याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन सीधे सीधे बन रहे। सिंधु नदी की लंबाई भी देख लीजिएगा, 2900 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, ये क्वेश्चन पूछा गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन बने हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने न्यायमूर्ति CO कुमार सिंह, ये बने हैं एनजीटी के अध्यक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष। गाइस, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने आपको कवर करवा दिए हैं एग्जाम टाउन चैनल पर, वहां से डेली बेसिस पर क्वेश्चंस आपके एक दो क्वेश्चंस डेली बेसिस पर पूछे जा रहे हैं। उस वीडियो से हमने आज ही वीडियो दी है आपको नई अपॉइंटमेंट, नई नियुक्तियां 2023 की नेशनल की जितनी भी नियुक्तियां हैं सारी, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा वर्तमान में कौन क्या वाला वीडियोज भी है, इंडेक्स वगैरह, रैंकिंग, सूचकांक, युद्धाभ्यास वगैरह सारे वीडियोस एग्जाम टाउन चैनल पर मिलेंगे, आप जाकर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। देखिए बात करें एनजीटी की, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको बोला जाता है एनजीटी को, और न्यायमूर्ति CO कुमार सिंह इसके अध्यक्ष बने हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण होता है एनजीटी, इसके न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति CO कुमार सिंह प्रथम को अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, जिन्हें जुलाई 2018 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, 6 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त ये बेसिकली हुए हैं। और पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने
6 जुलाई 2023 को एक अधिसूचना जारी कर न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह प्रथम को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया है। उन्हें 2020 में एनजीटी के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। वे वर्तमान में भोपाल के सेंट्रल जोन बेंच में न्यायिक सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के बारे में, तो विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद विश्व का तीसरा प्रथम विकासशील देश है। इसकी बात करें एनजीटी की, तो स्थापना हुई 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय मुद्दों का तेजी से निपटारा करना इसका उद्देश्य। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। क्लियर है? 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, एक भोपाल में, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चक्री लोक नृत्य कहाँ का है? तो चक्री जो लोक नृत्य है राजस्थान के बूंदी, कोटा, बारां जिले का है। तो बेसिकली राजस्थान ऑप्शन में दिया रखा होगा या फिर ये दिया रखा होगा। इसके अलावा चक्री लोक नृत्य जो है ये चक्री नृत्य को मध्य प्रदेश की बोरिया जनजाति के राई नृत्य के समान माना जाता है। देवी ताल यानी कि देवीलाल सागर ने इस नृत्य को लोकप्रिय बनाया है और यहाँ बूंदी, कोटा, बारां जिले के हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। यह हाड़ौती क्षेत्र के विवाह और त्योहारों के अवसर पर बेसिकली कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? चक्री लोक नृत्य। इसके अलावा एक चक्री संगीत भी होता है, इसके बारे में कहीं कंफ्यूजन है तो चक्री संगीत में कवर करवा दूं आपको। चक्री जो है जम्मू कश्मीर में बजाए जाने वाले पारंपरिक संगीत के सबसे लोकप्रिय प्रकारों में से एक है। तो ये संगीत है। आपसे लोकनृत्य पूछा है, लोकनृत्य हमने बता दिया है। चक्री वाद्य भागों के साथ एक उत्तरदायी गीत रूप है इसे हारमोनियम, रुबाब, सारंगी, नॉट, गीजर, तुम्ब, कनेर और चिमटा जैसे उपकरणों के साथ में बजाया या गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? सही जवाब रहेगा बनारस घराने से। ठुमरी गायिका है गिरिजा देवी, एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी में हुआ था और उन्होंने अपने पिता से संगीत की शिक्षा ली और अपना संगीत वाहन शुरू किया। गिरिजा देवी सोनिया और बनारस घराने की है। क्लियर है? गिरिजा देवी सेनिया और बनारस घराने की है। उन्होंने ख्याल, ठुमरी, टप्पा जैसे विभिन्न शास्त्रीय रूपों को सिखाए और उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में ठुमरी के छवि को ऊंचा करने में मदद की है। इसके अलावा उन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता था। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस वाद्य यंत्र का संबंध अलवर घराने से? भपंग करेक्ट आंसर रहेगा। अलवर में भपंग वाद्य यंत्र राजस्थानी लोकगीत की पहचान बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम का परिणाम है देवप्रयाग। करेक्ट आंसर रहेगा। देवप्रयाग अलकनंदा नदी के 5 प्रयाग में से एक है, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती हैं और गंगा या गंगा नदी का नाम लेती हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में स्थित है और भागीरथी की उत्पत्ति गंगोत्री से होती है और अलकनंदा की जो उत्पत्ति होती है बद्रीनाथ से होती है। यह दोनों दुनिया भर के हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल माने जाते हैं। देवप्रयाग अलकनंदा नदी का अंतिम प्रयाग है। क्लियर है? ऐसा माना जाता है कि भगवान राम राजा दशरथ ने यहाँ पर तपस्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में या इनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लियर है? कौन सा कथन इनके बारे में सही है? वे पूना सर्वजन सभा की पत्रिका के संपादक थे। उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है ना। इसके अलावा उन्होंने और के सदस्यों ने मुख्य रूप से हरिजनों की भलाई के लिए काम किया। दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा सही उत्तर है। इसमें से आपका केवल 1 और केवल 2 यानी कि ये और ये दोनों जो सही है, तीसरा गलत है। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा केवल 1 और 2 के साथ में। 1884 में बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगले वर्ष गोखले एक शिक्षक के रूप में सोसाइटी के स्कूल में से एक में शामिल हो गए और 1889 में रानाडे ने उन्हें पूना सार्वजनिक सभा की त्रैमासिक पत्रिका का संपादक नियुक्त किया। 1905 में गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिनके सदस्यों ने स्वयं को राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किया और इस बंधुत्व की स्थापना गोखले के दृढ़ विश्वास का परिणाम था कि यदि जनता को मुक्त भारत में सक्रिय सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए विमुक्त किया जाना है तो उनके पास निस्वार्थ और बुद्धिमान कार्यकर्ताओं का एक समूह होना चाहिए जो राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा महासागर आकार में लगभग गोलाकार है? तो ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर आकार में लगभग गोलाकार है।
प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है जो उत्तर में आर्कटिक से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैला हुआ है और यह पृथ्वी के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। मारियाना खाई पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है जो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 165.25 मिलियन वर्ग किलोमीटर है जो पृथ्वी के सरे भूमि क्षेत्र से बड़ा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अजातशत्रु किसको मारने के बाद मगध का राजा बना था? तो अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को मारने के बाद में मगध का राजा बना था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बना था। साम्राज्य के उनके विस्तार और पूर्व में अंग राज्य के विलय को मौर्य साम्राज्य के बाद के विस्तार के लिए नींव माना जाता है और वहाँ एक महान मित्र सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल करने वाले और बुद्ध के रक्षक थे। बिंबिसार वहाँ था जिसने राजगृह नामक प्रसिद्ध नगर का निर्माण किया जो बौद्ध लेखन में प्रसिद्ध है। उसके बाद उनका अपना पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संगीत शैली के बारे में सही कथन का चयन करेगा। तो ये कुछ इस तरह से आपको जो कथन है ये दे रखे थे, एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाए, जितना मिले हैं उतना ही बता दिया। इनका आधार नाट्यशास्त्र है, इसमें हिंदू फारसी तत्व शामिल है। तीसरा नहीं मिला है, चौथा था उपरोक्त सभी इस तरह से दे रखे थे। तो एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाए कि क्या थे, बाकी पूरा पैटर्न हम समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको पूरी डिटेल में भारतीय संगीत शैली के बारे में पता होगा तो आप आसानी से क्लिक कर लेंगे। क्लियर है। अब पता नहीं कौन कौन से कथन दे देंगे, वो लंबे चौड़े या छोटे मोटे जो भी हो, आपको इनके बारे में बेसिकली कुल मिलाकर डिटेल पता होगी तो आप इन क्वेश्चंस को बना लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्राकृतिक बायो कंट्रोल उत्पादों का संघ ANBP में सरकार ने 2020 में कितनी लागत दी थी? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, एग्जैक्ट ये भी नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के कौन से युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था? पानीपत का दूसरा युद्ध था यह। पानीपत का दूसरा युद्ध सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना के बीच में लड़ा गया था जिन्हें लोकप्रिय रूप से हेमू कहा जाता था। क्लियर है। हेमू हिंदू राजा जो दिल्ली से उत्तर भारत पर शासन कर रहे थे और अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। यह अकबर के सेनापतियों खान जमान प्रथम इसके अलावा बैरम खां के लिए एक निर्णायक जीत थी। पानीपत के इस युद्ध में बैरम खां के नेतृत्व में अकबर की सेना ने दिल्ली पर शहर पर कब्जा करने वाले आदिल शाह के सेनापति हेमू को हरा दिया और मार डाला था। इस युद्ध के कारण अफगान शक्ति को कुचल दिया गया और अकबर का सिंहासन दुश्मनों से सुरक्षित हो गया। क्लियर है। तो ये कुछ डिटेल है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आरबीआई के बारे में इनमें से जो कथन गलत है, ये कथन तो हमें नहीं मिले, हमने पूरी डिटेल डाल दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसकी जो प्राथमिक कार्य है ये भारत में मौद्रिक स्थिरता हासिल करने और आमतौर पर देश की मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली को संचालित करने के लिए बैंक नोटों के मुद्दे को नियंत्रित करना और भंडारण रखना है। आरबीआई को एक एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई की स्थापना 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। आरबीआई अधिनियम वर्ष 1934 में पारित किया गया था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बने हैं। इसके अलावा गाइस इंडेक्स से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बना है, ये एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया। इंडेक्स वाले वीडियोस हमने यहाँ पर दे दिए, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर चेकआउट करिएगा। अपॉइंटमेंट इंडेक्स सूचकांक वगैरह सारे वीडियोस यहाँ पर डले, टॉपिक वाइज में पूरा हमने कवर करवा दिया है, आपको अपडेटेड है आपका पूरा अगस्त तक। तो आप जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एग्जाम टाउन चैनल की। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 12 मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई थी 12 मई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक की जो करेंसी को क्या कहते हैं? तो इसको सिक्योरिटीज या शेयर के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आपको यही ऑप्शंस मिले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए किसको 11 बार नामित किया गया था पर नहीं मिला? जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर रहेगा। नेहरू को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 11 बार नामांकित किया गया। नोबेल फाउंडेशन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 11 बार शांति पुरस्कार के लिए नजरअंदाज किया है ना। 11 बार इनको नामित किया गया और इनको नहीं दिया गया, ये नजरअंदाज इनको बेसिकली किया गया है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 20वीं सदी के अग्रणी राजनेताओं में से एक थे। नोबेल शांति पुरस्कार स्वीडिश व्यापारी अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित किया गया था और पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। मदर टेरेसा ने 1979 AD में नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की शैली
कैसी शैली है? तो गायन है। ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की कैसी शैली है? तो ये गायन शैली है। ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। इसमें रस, रंग और भाव की प्रधानता होती है, अर्थात जिसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव सौंदर्य का को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब रहेगा बिंबिसार। वह इस राजवंश के संस्थापक थे बिंबिसार, जिसे श्रेणिका के नाम से जाना जाता है। वहाँ भगवान बुद्ध के समकालीन थे और उनकी 3 पत्नियां थीं। कौशला देवी, कौशल के राजा की बेटी, प्रसेनजीत की बहन, और चिल्लाना लिच्छवी शासक चेतक की बेटी, और अजातशत्रु की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में राजस्व घाटा किसका हिस्सा है? तो ये राजकोषी घाटा का हिस्सा है। राजकोषी घाटा जो होता है ये राजस्व घाटे से कहीं अधिक व्यापक शब्द है। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। इसके अलावा दूसरी ओर राजकोषी घाटा बराबर राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। इसलिए राजस्व घाटा राजकोषी घाटे का हिस्सा बनता है। क्लियर है गाइस? तो ये सारे हमने जीके के आपको बता दिए कहाँ कहाँ से कितने कैसे क्वेश्चंस बने हैं। मैं आपको एक नज़र जीके के टॉपिक और कवर करवा दूं, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस बने हैं। देखिए, नृत्य से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस बने हैं, जैसा हमें बताया ठीक वैसा ही हम आपको बता रहे हैं। घराने से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चंस बने हैं, यानी कि 4-5 क्वेश्चंस बने हैं। बुक्स ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चंस बने, जो कि एग्जाम टाउन पर पूरा कवर करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा गाइस, नृत्य से रिलेटेड लोक नृत्य वाला वीडियो दे दिया है हमने, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। राजवंश वाला वीडियो दे दिया, लोक नृत्य वाला दे दिया है, ये सारे वीडियोस दे दिए, युद्ध संधियों वाले दे दिए हैं। तो इन सभी वीडियोस को आप जाकर चेकआउट करिएगा। आपको यहाँ पर आई बटन पर प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे, आपको आसानी होगी। उन वीडियोज को अगर देख लिए तो सीधे सीधे 5 से 10 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। क्लियर है? करंट अफेयर के लिए एग्जाम टाउन को विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। मुगल से क्वेश्चंस बने हैं आपके, राष्ट्रीय से क्वेश्चंस बने, बैंकिंग से 2 क्वेश्चन बने, संविधान से 102 क्वेश्चन है, धार्मिक सुधार आंदोलन से भी क्वेश्चंस बने। तो ये टॉपिक है बेसिकली जीके के, है ना। और ये स्पेशल ऑफर चल रहा है हमारा, 17 अगस्त लास्ट डेट है इसकी, रात 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। तो अगर इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है। क्लियर है गाइस? और ये स्पेशल कोर्सेज हैं हमारे, पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज, सब इंस्पेक्टर की है, ये करंट अफेयर की बुक है 2023 की, मध्य प्रदेश की 2022 की, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। बात करिए अगर अपन साइंस की, तो साइंस का पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली में पानी का प्रतिशत कितना होता है? 30%। तो शायद ये ऑप्शन आपको दे रखा होगा। विज्ञान वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन से गैस उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कॉकरोच के ऊपर कौन सी परत होती है? तो ये क्यूटिकल परत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है? तो घर्षण बल होता है, घर्षण। चुंबक से 2 क्वेश्चंस बेसिकली पूछे गए हैं। वर्गीकरण से क्वेश्चंस आपके बने हैं, कॉकरोच में शोषण किसके द्वारा होता है? ट्रेकिया के द्वारा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है, दूध को कैसे पाश्चरीकृत किया जाता है? इसे 15 सेकंड के लिए 71 डिग्री सेल्सियस पर या 32 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके पाश्चरीकृत किया जाता है। एक औसत वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 2000 से 2800 कैलोरी। क्लियर है? यदि कोई वस्तु पानी में डूब जाती है, इसका मतलब क्या है? वस्तु का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। इसके अलावा ये कथन टाइप दे रखी थी, छोटा कंकाल और व्यवस्थित शरीर पाया जाता है, अभी कथन में दे रखा था यह बीज से संबंधित, इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाए हैं। तो ये पूरा साइंस का था। मैथ्स की बात करें, बोर्ड मास से क्वेश्चंस बनाए, सरलीकरण से 3 क्वेश्चन से, SICI से 4 से 5 क्वेश्चन से, परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, लाभानी से 2 क्वेश्चन बने, संख्या पद्धति से क्वेश्चन बने, अनुपात समानुपात से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? औसत से क्वेश्चंस बनाए, क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चंस पूछे गए, मिश्रण से क्वेश्चंस बने, ज्यामिति से क्वेश्चंस बने, विभाज्यता के नियम से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, LCM SCF से 2 क्वेश्चंस बने हैं। बात करें रीजनिंग में, सिलोजिज्म से क्वेश्चंस बने हैं, दिशा दूरी से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बैठक व्यवस्था से 1 क्वेश्चन बना है। इसके अलावा गाइस मिसिंग नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और कथन निष्कर्ष, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब से 6 से 7 क्वेश्चंस बने हैं, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चंस बने, रैंकिंग से 1 क्वेश्चन बना, आकृति से भी क्वेश्चंस बने हैं। पूरा एनालिसिस आपको कवर करवा दिया है। एग्जाम टाउन पर हमने करंट डलवा दिया है नेशनल का। अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप जाकर चेकआउट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। गाइज यहाँ से पूरा आपको आइडिया लग चुका होगा, ये स्पेशल ऑफर है, अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, आज रात 12 बजे पूरी तरह से ये ऑफर समाप्त हो जाएगा।
इन सभी पर काफ़ी ज़्यादा छूट दी जा रही है आपको। अगर इनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। गाइस, इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करते रहें। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइस? तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।